नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, अपने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की यूनिट जारी है पहली। और लास्ट टाइम में साथियों आपने बाल विकास के बारे में बेसिक सी जानकारी जानी थी। आज वृद्धि और विकास के बारे में अच्छे से अपन पढ़ने वाले हैं साथियों। अब जो पढ़ाई की तरफ रुझान है वो विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, लगभग 1500 विद्यार्थी अपने चैनल से, एक छोटा सा चैनल है साथियों, इससे वीडियो इतने विद्यार्थी देख रहे थे। तो आप सोच के देखिए, बड़े बड़े चैनल हैं, कितने विद्यार्थी जुड़े हुए होंगे। आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी देखें। तो अब सारे स्टूडेंट हैं लगभग एक्टिव हो गए हैं और ये समय भी बहुत ही उचित है साथियों। पहली यूनिट बहुत जल्द आपकी समाप्ति करवा देंगे। इसके बाद में यूनिट आपकी रहेंगी 2 बाकी। और जो नवीनतम टॉपिक हैं वो फर्स्ट यूनिट से पहले साथियों अधिगम वाली और आपकी लास्ट यूनिट, ये दोनों समाप्ति हो चुकी हैं। आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सारे आपके मौजूद हैं, आराम से देखें। और साथियों पहले आपने कितना देखा नहीं देखा वो मायने नहीं रखता है साथियों। अब देखेंगे वही आगे जाएगा, उसी को सफलता मिलेगी। आज का टॉपिक बहुत ही खास है, तो पूरा वीडियो आराम से देखिएगा। बाल मनोविज्ञान, बाल विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास नाम इसलिए परिवर्तित हुआ क्योंकि विकास के कुछ पक्षों में बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास के ढंग के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। ये लास्ट टाइम में आपने पढ़ा था साथियों। श्रीमती हरलोक के इस कथन के अनुसार मुख्य अंतर निम्न है। श्रीमती हरलोक ने देखिए क्या कहा है। बाल मनोविज्ञान में बालक का व्यवहार जिस वातावरणीय परिवेश में होता है उन पर कम ध्यान दिया जाता है, जबकि बाल विकास में वातावरण के प्रभावों को विशेष रूप से देखा जाता है। जो बाल मनोविज्ञान है साथियों, उसमें जो वातावरणीय यानी बाहरी क्षेत्र है उस पर कम ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बाल मनोविज्ञान में जो विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहा है सिर्फ उसी पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है, बल्कि बाहर वो कौन कौन से एक्टिविटीज कर रहा है वातावरण में या प्रकृति में, उन पर कम ध्यान दिया जाता है। इसलिए बाल विकास में क्या होता है, जो वातावरण में प्रभाव उनको नजर आते हैं उन पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो ये कहा है श्रीमती हरलोक ने, ये अंतर बताया है मुख्य। बाल मनोविज्ञान विकास, व्यवहार एवं विषय वस्तु पर अधिक ध्यान देता है, जबकि बाल विकास उसकी प्रक्रिया पर बल देता है। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से बाल्यावस्था पर ही विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, जबकि बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन किया जाता है। गर्भावस्था, गर्भ में जब बच्चा पड़ता है उससे लेकर के ये बाल्यावस्था तक की अवस्था तक है बाल मनोविज्ञान। बल्कि उसके आगे की जो अवस्थाएं हैं साथियों, जैसे आपकी किशोरावस्था है, तो उसका अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। तो ये साधारण सा अंतर है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अधिगमकर्ता का विकास एवं अभिवृद्धि। अधिगमकर्ता एक विद्यार्थी को ही कहेंगे साथियों, क्योंकि अधिगम का मतलब है सीखना, और सीख कौन रहा है? विद्यार्थी। तो अधिगमकर्ता, अधिगम करने वाला, उसका विकास। और अभिवृद्धि, अभिवृद्धि यानी उसके ज्ञान में किस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है, उसका विकास किस प्रकार से हो रहा है, ये चीजें। अभिवृद्धि व विकास की प्रक्रियाएं उसी समय से प्रारंभ हो जाती हैं जिस समय से बालक का गर्भाधान होता है। गर्भ में जब बालक होता है, ये प्रक्रियाएं उसके जन्म के बाद भी चलती रहती हैं। कौन सी? अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं। इसी के फलस्वरूप वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक विकास होता है। गर्भ में साथियों जब बच्चा पड़ता है, यानी एक अंडे के रूप में रहता है, अंडे के रूप में रहता है, तब उसका धीरे धीरे क्या होता है? शारीरिक विकास होता है, शरीर बनता है। उसके आँख, नाक, कान, हाथ, बाल, ये सारे अंग उसके आते रहते हैं। मानसिक, जब वह बाहर आता है शरीर से, तब भी उसका क्या है?
मानसिक उसका दिमाग ग्रोथ करता रहता है लगातार। संवेगात्मक है यानी उसको क्रोध आना है, नींद आना है, या अन्य बहुत सारे हैं, भूख लगना है, ये संवेग भी क्या है उसके एक्टिव हो जाते हैं। और सामाजिक विकास, समाज में किस प्रकार से उसको रहना है, वहाँ के वातावरण से जुड़ी हुई बातों से अनुभव प्राप्त करना, ये सारे अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं हैं साथियों। अब देखिए आगे, थोड़ी किताब मेरे पास में पुरानी है, लेकिन साथियों जो मैटर आपको करवाया जा रहा है सिलेबस में यही दे रखा है आपके, और इससे बाहर आने की संभावना भी नहीं है। तो आपको बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो भी पढ़ा जा रहा है यहीं से पढ़ें। मानव विकास का प्रारंभिक काल बाल विकास है। मानव विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान में होता है। इसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर जीवन प्रेम तक व्यापक अध्ययन किया जाता है। इसमें परिपक्वता काल तक के अध्ययन को बाल विकास की श्रेणी में रखा जाता है। ये मोटा मोटी तौर पर आपके समझ में आ जाएंगे साथियों। ये गर्भावस्था क्या होती है, किशोरावस्था क्या होती है, इनको आगे डिटेल में अपन जानेंगे। विकास के साथ ही साथियों अभिवृद्धि का प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। सामान्यतः दोनों को भ्रमवंश से एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, परंतु दोनों में पर्याप्त अंतर है। बहुत सारे अंतर देखने को मिलते हैं अभिवृद्धि और विकास में। अभिवृद्धि साथियों शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि है। जो शरीर के अंग हैं, हाथ, पैर, कान, नाक, चेस्ट है आपकी, या चमड़ी है, स्किन है, इन अंगों में होने वाली वृद्धि को ही क्या कहते हैं, अभिवृद्धि। जबकि मनुष्य में संपूर्ण विशेषताओं जैसे शारीरिक शरीर है, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला विकास को दर्शाती है। अभिवृद्धि में साथियों सिर्फ वृद्धि, ग्रोथ कितनी हो रही है अंगों की, वो देखा जाता है सिर्फ। और इसमें विकास में सारे आते हैं आपके, शारीरिक है, मानसिक, संवेगात्मक, जो आपको ऊपर बताए हैं। तो ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अभिवृद्धि, ग्रोथ शब्द का प्रयोग साथियों शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा व तोला भी जा सकता है। जैसे एक विद्यार्थी पहली कक्षा में या प्राइमरी कक्षा में है, और उसके बाद में जब वह 5वीं क्लास में जाएगा तो उसके आकार में कितनी बढ़ोतरी हुई, और फिर 8वीं क्लास में हुआ तो कितना आकार बढ़ा। तो इसको नाप सकते हैं साथियों, और इसके वजन को तोला भी जा सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, अभिवृद्धि। विकास का संबंध अभिवृद्धि से होता है। जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि, हड्डियों की लंबाई बढ़ रही है साथियों, तथा जब ये बढ़कर या विकसित होकर मजबूत व पुष्ट हो जाती है तो यह क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। कौन सा विकास, शारीरिक विकास। और वृद्धि भी हो रही, लेकिन डिफरेंस है साथियों। इसको देखा जा सकता है विकास को, और इसको नापा व तोला भी जा सकता है। हरलोक के अनुसार देखिए, श्रीमती हरलोक ने क्या कहा है, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम में निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। श्रीमती हरलोक ने फिर एक बात कही है कि विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। गर्भ से लेकर के मृत्यु तक लगातार परिवर्तन देखने को मिलते हैं, किसमें, मनुष्य के जीवन में। इसी को कहा है श्रीमती हरलोक ने विकास। और ये परिवर्तन 4 प्रकार से देखे जा सकते हैं। पहला है आकार में परिवर्तन, जैसे अंगों की ऊंचाई है, वजन बढ़ना, आकार में वृद्धि, शब्द भंडार, यानी शुरुआत में बच्चा होता है उस समय बहुत ही कम शब्दों को बोल पाता है, जैसे पापा है, नाना है, मम्मी, मम्मा है, ये छोटे छोटे शब्द हैं, माँ है, इस प्रकार के बोलता है। और एक समय ऐसा आता है जैसे फर्स्ट क्लास में गया तो बहुत सारे शब्दों को बोल पाता है, धीरे धीरे आगे की कक्षाओं में जाता है तो और ज़्यादा बोलता है। इसी को कहते हैं शब्दों का भंडार। कल्पना शक्ति, यानी उसके सोचने समझने की शक्ति, कल्पना करता है वो कि मैं अभी हवाई जहाज में बैठा हूँ, या ये जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है इससे मेरे ज़्यादा नंबर आने चाहिए, इस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार की बातें वह सोचता रहता है। चिंतन, चिंतन भी वही है, इसमें अनेक प्रकार से वह सोचता है।
कि इसमें ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। तर्क स्मरण यानी आपके साथ में किसी प्रकार से बातचीत करने में वह सक्षम होता है, अपने विचारों को रखता है और उनको स्मरण ध्यान में भी रखता है। तो ये क्या है, आकार में परिवर्तन है सारे। अनुपात में परिवर्तन, बालक में आयु के साथ साथ अनुपात में परिवर्तन, अर्थात बालक पहले कल्पनाशील होता है और धीरे धीरे वास्तविकता की ओर बढ़ता है, कोरी कल्पना करता है। कहते हैं ना अपने कि ये तो सिर्फ कोरी कल्पना करता है। बच्चा जब होता है तो वो कहता है मैं तो डॉक्टर बनूंगा। अब वह बना नहीं है, सिर्फ कल्पना कर रहा है, उसके बारे में ऐसा सोचता है। और धीरे धीरे जब वह ग्रोथ करता है, बढ़ता है, तो वह वास्तविकता की ओर बढ़ता है कि मेरे को तो अब तैयारी करनी ही है इसकी, तभी मैं अध्यापक बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा। तो अनुपात में क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन, अर्थात बालक के शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास में आनुपातिक अंतर देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट है पुराने चिन्हों की लुप्तता, जैसे दूध के दांत हैं उनका लुप्त होना। सीने में स्थित एक थाइमस ग्रंथि है साथियों, वो धीरे धीरे क्या है, छोटी होती जाती है। और मस्तिष्क के पास में स्थित एक पीनियल ग्रंथि है, वो भी धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, यानी पुराने चिन्हों की लुप्तता और नए चिन्हों का विकास। पुराने चिन्ह समाप्त होने के साथ साथ में साथियों नवीन शारीरिक एवं मानसिक चिन्हों की प्राप्ति दिखाई देती है। जैसे आपके स्थायी दांत हैं, एक बार टूटने के बाद में दोबारा आते हैं, और दाढ़ी मूंछ का उगना, ये नए चिन्हों का विकास है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आवाज़ का पतला या भारीपन होना, ये भी देखे जा सकते हैं। तो ये श्रीमती हरलोक ने 4 प्रकारों में इसको बांटा है विकास को। इस प्रकार से विकास देख सकते हैं। अब एंडरसन के अनुसार देखिए 1974 ईस्वी में विकास का अर्थ से किसी की ऊंचाई में कुछ इंचों की वृद्धि या उसकी योग्यता में वृद्धि मात्र से नहीं है, अपितु विकास अनेकानेक है, यानी बहुत सारी संरचनात्मक है, प्रकार्यात्मक प्रक्रमों के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया है। जो संरचना देखते हैं आप बालक की, अनेक प्रकार की संरचनाएं होती हैं, किसी में लंबापन है, किसी में बोनापन है, किसी की जो शरीर है किसी का मोटा है, किसी का पतला है। तो ये अनेकानेक विकास देखने को मिलते हैं। और इसके साथ में जो कार्यात्मक शैली है, उसकी कार्य करने की कैपेसिटी है, या आप देखते हैं उसमें किस प्रकार के कार्य करने की आदत है, इनका समन्वय, इनका तालमेल एक जटिल प्रक्रिया है। और इसको एंडरसन ने किसके तहत रखा, विकास के तहत। उन्होंने सिर्फ यही नहीं माना कि कुछ इंचों की जो वृद्धि है उसी को विकास मान लिया जाए। और मुनरो साहब देखिए क्या कहते हैं, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है और विकास के नाम से इसको जाना जाता है। ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं साथियों, और उन्होंने विकास को समझाने का प्रयास किया है, आप लोगों तक पहुंचाने का। देखिए जेम्स ट्रेवर साहब क्या कहते हैं, विकास की वह दशा जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती है और विकास तंत्र को नियंत्रित रखती है, वह दशा प्रगति का माप दंड होता है तथा इसका प्रारंभ शून्य है। प्रारंभ में तो क्या है, शून्य रहती है, विकास देखने को मिलता है, और फिर धीरे धीरे व्यक्ति में निरंतर देखने को मिलता है, बढ़ोतरी उसमें देखने को मिलती है। ऐसा कहा जेम्स ट्रेवर ने। तो प्रगतिशील परिवर्तन माना है विकास को उन्होंने। संक्षेप में प्राय वृद्धि तथा विकास का समानार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यानी समान अर्थ, लगभग समान अर्थ देते हैं दोनों। निसंदेह दोनों ही शब्द आगे बढ़ने की ओर ही संकेत करते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन दोनों में कुछ अंतर है। सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि, सेलुलर, यानी आपके शरीर में किससे बना आपका शरीर, कोशिकाओं से बना है। अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिस प्रकार से एक मकान ईंटों के माध्यम से बना होता है, छोटी छोटी ईंट जुड़ती हैं और फिर मकान तैयार होता है, इसी प्रकार से आपका शरीर सेलुलर यानी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, और इसी को कहते हैं कोशीय वृद्धि। फ्रैंक का कथन है कि साथियों कोशीय गुणात्मक वृद्धि है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप
शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है, ये फ्रैंक ने कहा है। विकास में निम्नलिखित शामिल हैं। एक तो आपकी वृद्धि है यानी ग्रोथ, एक क्षमता यानी कैपेबिलिटी, और एक है परिपक्वता मैच्योरेशन। चौथी दे रखी है वातावरण के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। आगे है विकास गणित की भाषा में वृद्धि प्लस क्षमता प्लस परिपक्वता प्लस वातावरण के साथ अंतःक्रिया। तो गणित की भाषा में इस प्रकार से विकास को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए ये एक उदाहरण है, देखिए। बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं, वह बालक की अभिवृद्धि यानी ग्रोथ है, किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आ जाता है, कड़ी यानी बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसके साथ में कठोर भी हो जाती हैं, यह क्या है? विकास, डेवलपमेंट। इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव निहित होता है। अब अंतर है साथियों विकास और अभिवृद्धि में, मुख्य अंतर इसको ध्यान में रखेंगे आप, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि साथियों एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, फिर धीरे धीरे ग्रोथ उसकी रुक जाती है मनुष्य की, आपने देखा होगा। तो एक निश्चित इसकी आयु होती है, और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है, यानी पूर्ण रूप से फैली हुई नहीं है, और विकास व्यापक अवधारणा है, हर क्षेत्र में उसके विकास को देखा जा सकता है। अब वातावरण कितना बड़ा है साथियों, तो इसलिए कहते हैं कि विकास को व्यापक तौर पर देखा जा सकता है। अभिवृद्धि आपकी शारीरिक होती है और विकास आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है। आज बरसात का बहुत ज़्यादा जोर है साथियों, काफ़ी आ रही है, अभी भी आ रही है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है। अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है और विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जाता है। छठा पॉइंट है अभिवृद्धि के परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं और विकास के परिवर्तन विवृद्धि सूचक व ह्रास सूचक भी होते हैं। यानी अभिवृद्धि में सिर्फ वृद्धि को देखा जाता है, लेकिन विकास में साथियों उसकी जो कमी देखी जाती है। जैसे आंखें आपकी हैं वो वृद्धावस्था में कमज़ोर हो जाती हैं, नाक में टेढ़ापन दिखाई देता है, या कुछ शरीर के अंग हैं जैसे पीनियल ग्रंथि है वो लुप्त होना, तो ये ह्रास सूचक होती है वृद्धि के साथ साथ में, लेकिन इसमें सिर्फ वृद्धि को देखा जाता है। सातवां पॉइंट है अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है, कितने इंच की इसमें बढ़ोतरी आकार में हुई है, लेकिन विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अभिवृद्धि विकास का हिस्सा होती है और विकास स्वतंत्र व चहुमुखी होता है। ये थोड़े से अंतर हैं, इनको आप एक बार पढ़ लेना। अभिवृद्धि स्वरूप बाह्य होता है और विकास स्वरूप आंतरिक होता है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, विकास का कोई न कोई लक्ष्य जरूर होता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं और इसके परिवर्तन रचनात्मक है वह विनाशात्मक भी होते हैं। अब किसी बालक का जैसे रचनात्मक कोई नई रचना कर रहा है, किसी कार्य में अलग से करने का प्रयास करता है, तो उसको भी अभिवृद्धि कहते हैं। लेकिन इसमें साथियों रचना के साथ में कुछ विद्यार्थी हैं वो विनाश की तरफ भी बढ़ जाते हैं, यानी नेगेटिविटी की तरफ, नकारात्मकता की तरफ, तो वो विनाश को दर्शाता है। तो विकास से रचनात्मकता भी हो सकता है और विनाशात्मक भी। अभिवृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होती है और विकास व्यक्ति के कार्यात्मक पक्ष से संबंधित है। और ये एक पॉइंट और दे रखा है नोट, अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आते। अल्पकालिक यानी थोड़े से समय के लिए जो बीमारी आई है उसके कारण कई प्रकार के अस्थायी जो स्थायी रूप से नहीं रहते हैं वो परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आते। जैसे किसी बीमारी के कारण किसी के चेहरे पर बहुत सारी फुंसियाँ हो गई, या कोई अंग उसका बढ़ गया और पुनः वापस से सही हो गया,
तो ये विकास के अंतर्गत नहीं आते हैं। विकास में तो वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता। सामान्यतः वृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं, लेकिन वृद्धि के बिना भी विकास संभव नहीं है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद में इनकी विशेषताएं हैं वो जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही साथियों। थोड़ा थोड़ा मैटर पढ़ते हैं, बहुत जल्द आपका जो साइकोलॉजी की यूनिट है वो पूर्ण करवा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय